टॉपिक है हमारा इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। काफी सिंपल सा टॉपिक है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन की ही बात करेंगे टू डायमेंशन में सिर्फ, बिकॉज इन इलास्टिक कोलिजन जो है टू डायमेंशन में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की ही बात करेंगे। चलो देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद इक्वेशंस लिखते हैं। काफी इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। इमेजिन करो देयर इज अ फर्स्ट body m1 which is moving with a velocity u1। मूवमेंट का जो पाथ है इसका वो इस तरीके से जा रहा था, जाते 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 अचानक रास्ते में दूसरा बॉडी इसको मिल गया which was kept on the way, mass m2 और इसका वेलोसिटी वाज u2। जनरली बहुत से बुक्स में u2 को 0 पुट कर दिया गया है, यानी यहीं पे खड़ा है चुपचाप। हम लोग उस स्पेशल केस की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये पकड़ लेंगे कि दिस कैन आल्सो मूव। तो क्या होगा, फॉर्मूला निकाल ही सकते हैं हम लोग। तो आफ्टर कोलिजन हम लोग देखेंगे कि जब ये यहाँ से बिखर जाएगा, अलग हो जाएगा, दिस इज लेट दिस बी आवर रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल। ये जो u1 है ये ऊपर की तरफ छिटक जाएगा, m1 इधर विथ वेलोसिटी v1। थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, काम आएगा हमारा। वेलोसिटी v1 और जो ये m2 है ये इस तरफ छिटक जाएगा, m2 विथ वेलोसिटी v2। नाउ अब आगे क्या करें, तो ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल में शिफ्ट किया, लेट दिस बी एंगल θ1, और ये जो छिटका है इधर इसको हम लोग बोल सकते हैं लेट दिस बी एंगल θ2। तो इसको हम लोग रेजोल्यूट कर सकते हैं अब, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन है। ये अगर θ1 है तो इस तरीके से अगर रेजोल्यूट करते हैं वेयर दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बिल्कुल इसी के पैरेलल है, तो इन दैट केस यहाँ पे हम लोग इसको भी θ1 कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा v1 cos θ1 और ये हो जाएगा v1 sin θ1। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग इसको रेजोल्यूट करते हैं, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा θ2, तो ये हो जाएगा v2 cos θ2 और वर्टिकली ये हो जाएगा v2 sin θ2। जब इस तरीके से रेजोल्यूट कर दिए तो इक्वेशंस भी चलो बना देते हैं हम लोग। इक्वेशंस में हमको मालूम है ये इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में तो सभी कुछ कंजर्व होता है, मतलब लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व के लिए हम लोग अलग अलग एक्सिस पे काम करेंगे, क्योंकि याद रखना मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एक्सिस के मोमेंटम को अलग अलग पकड़ेंगे। बट जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी या एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। वहां पे हम लोगों को किसी भी तरह के डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं होती है, तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को लेंगे और इक्वेट कर देंगे बिफोर एंड आफ्टर के केस में। यहाँ पे जब हम लोग करेंगे ये मोमेंटम की जब बात करेंगे तो देखो कैसे करेंगे इसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस ओनली। पहले एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो बिफोर कोलिजन क्या था हमारा, बिफोर कोलिजन लिख सकते हैं m1 u1 एक्स एक्सिस में ये भी मूव कर रहा है, प्लस ये भी एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा है, दैट मींस m2 u2 इज इक्वल टू, इसका एक्स एक्सिस वाला ही सिर्फ लेंगे, दैट मींस m1 v1 cos θ1, इसका भी सिर्फ एक्स एक्सिस वाला ही लेंगे, m2 v2 cos θ2। और अगर हम लोग y एक्सिस की बात करें तो यहां पे देखो ये तो सब एक्स एक्सिस में ही जा रहे हैं,
वाई एक्सिस में तो ये कहीं मूवमेंट दिखा ही नहीं रहा है। दैट मीन्स बिफोर कोलिजन द मोमेंटम इन वाई एक्सिस वाज एब्सोल्यूट जीरो एंड दिस इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन ही हम लोगों को दिख रहा है कि वाई एक्सिस में दिखा रहा है मोशन। दैट मीन्स ये ऊपर है और ये नीचे है। एक को हम लोग रेफरेंस पकड़ेंगे, उसी को पॉजिटिव पकड़ते हैं, दूसरे वाला ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट। दैट मीन्स इसको हम पॉजिटिव पकड़ते हैं। चलो तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे m1 v1 साइन थीटा 1 और ये हो जाएगा माइनस साइन यानी प्लस माइनस ऑफ m2 v2 साइन थीटा 2। तो प्लस हटाएंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, चाहे तो इसको इधर भेज दो, यानी दिस मोमेंटम इज इक्वल टू दैट मोमेंटम। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और वही अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का क्लॉज सामने रखें तो उस हिसाब से हम लोग एक और इक्वेशन बना सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब यहां पे हो जाएगा बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 प्लस हाफ m2 u2 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 प्लस हाफ m2 v2 एज सिंपल एज दैट। तो हमारे पास इक्वेशंस देख लो, 3 इक्वेशंस है, 4 पैरामीटर्स है हमारे पास। कौन कौन से पैरामीटर्स है? m1 u1 m2 u2 और m1 m2 तो सेम है, v1 एंड v2। तो मोटामोटी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स है यहाँ पे। अब ये 6 पैरामीटर्स में से क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा कि कुछ पैरामीटर मिसिंग रहेगा। इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करोगे तो वो पैरामीटर्स आराम से निकाल सकते हो। अब ये तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है, किस तरीके से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और समझना अच्छे से। तो कोई भी डाउट हमको बताना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिक कोलिशन इन 2 डायमेंशन। अब यहां पे कुछ और चीजें होती हैं दैट इज नॉट इन सिलेबस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लांसिंग कोलिशन इसको कहते हैं, या ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग कोलिशन या ग्लांसिंग एंगल स्पेशल केस बोलते हैं, ग्लांसिंग या नॉर्मली ग्लांसिंग भी कह सकते हो। ग्लांसिंग का मतलब ये हुआ कि ये सीधा चला गया ऐसे करके और जाते वक्त इसके सर पे हल्का सा ठोकर मारते हुए गए जिससे कि ये इधर आ गया। दैट मीन्स ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला आएगा। अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो m1 बिल्कुल सीधा चला जाएगा और वहीं पे m2 एक ठोकर मार देगा, ये बिल्कुल 90 डिग्री बना के इधर चला जाएगा। इन दैट केस समझ में m1 यहीं पर है, थीटा 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा 1 विल स्टिल बी 0 डिग्री एंड थीटा 2 जो दिख रहा है वो थीटा 2 पूरी तरीके से 90 डिग्री बना के चला जाएगा एकदम इस तरफ, इसको ग्लांसिंग कहते हैं। अब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, यहाँ पे फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपल जहां जहां पे तुमको थीटा 1 थीटा 2 दिख रहा है वहां पे वैल्यूज पुट कर दो, तुमको निकल के आएगा सेम इक्वेशन उसके लिए। फिर m1 इज इक्वल टू m2 हुआ तो क्या हो जाएगा, इन दैट केस यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m पुट कर दो, काट के जो इक्वेशन निकलेगा दैट इज द सेम इक्वेशन यू विल गेट, वो चला नहीं रहेगा वहां पे। सो स्पेशल केसेस है कुछ दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बेस्ड ऑन योर बोर्ड्स एग्जाम। और अगर जॉइंट एग्जाम की बात करो तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक सेक्शन जो मेंशन किया गया है तुम्हारे क्लास 11 के और क्लास 12 के बुक से छोटा सेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उसकी बात करो तो वो भी हम एक्सप्लेन करके बता देंगे अच्छे से क्या है क्या चाहिए। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है यानी वर्क एनर्जी पावर खत्म हो गया है पूरी तरीके से। अब तुम्हारे ऊपर है तुम लोग कितना इसमें प्रैक्टिस करते हो, कितने डाउट निकालते हो, कितने क्वेश्चंस दिखाते हो। सो ये रहा हमारा, देख लो कोई डाउट है तो बताओ।